Hello friends, hope so doing great. Today I would like to introduce you to a very important topic of English grammar जिसका नाम है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स मीन्स भाग होता है और स्पीच इसके भेद जो होते हैं, ठीक है ना, शब्दों के जो भेद होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि शब्दों के भेद क्या होते हैं। आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना बिल्कुल ना के बराबर अंग्रेजी ग्रामर या अंग्रेजी का कोई भी टॉपिक या कोई भी सेंटेंस है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू होता है। इसी में सब कुछ समाहित होता है, इसी से सब कुछ बनता है। आपका सेंटेंस हो, चाहे कोई कहानी हो, नोवेल हो, कुछ भी हो, सब चीज यहीं से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, जो पैराग्राफ होता है, जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी इंग्लिश के जो भी आपने देखे हैं सेंटेंस से लेके पैराग्राफ से लेके उससे आगे भी जितने भी मोटी मोटी किताबें आपने पढ़ी होंगी वो सबसे बेसिक है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमेशा याद रखना, बिना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इनके बिना कुछ भी आसान नहीं होगा। और ये इस वीडियो सेशन में मैं केवल बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसके जो नाउन होता है, नाउन होता क्या है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको डिटेल से जो नाउन के पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसके जितने भी टाइप्स होते होंगे वो सभी मैं आगे धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन आज इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसी को आज मैं इस वीडियो सेशन में बात करूंगा। तो चले बात करते हैं सबसे पहले आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है ना। तो हमेशा आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप का होता है, कहीं लिखा होता है 9 टाइप का, क्योंकि उसके टाइप्स जो होते हैं आर्टिकल भी इसमें कहीं कहीं जोड़ा जाता है कि कोई मानता है कि आर्टिकल्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग है। लेकिन उसको भी देखेंगे धीरे धीरे, उसको अलग में उसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझे किस प्रकार से, ठीक है ना। तो चले समझते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है ना। इसके पार्ट्स जितने भी होंगे, इसके टाइप्स जो भी होंगे, उनको धीरे धीरे मैं आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन इस बार मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नाउन आखिर होता क्या है। नाउन की परिभाषा आपने अभी तक देखी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने ये रटा, लेकिन फिर भी इसको रट करके आपके समझ में कुछ भी नहीं आया आखिर नाउन होता क्या है। लेकिन इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये नाउन होता है और क्या नाउन होता है, इसी के बारे में आज हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ ए क्रीचर्स, प्लेस, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो वे सभी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, हमेशा याद रखना, वे सभी चीजें जिनको हम देख सकते हैं वे सभी नाउन होता है। हमेशा याद रखना, जिनको हम फील कर सकते हैं, हमेशा याद रखना, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, वे सभी नाउन होते हैं। हमेशा ये कंफ्यूजन, वो जो डेफिनेशन थी नाउन की, तो उसको रट कर कुछ नहीं होता है। लेकिन हमेशा समझना कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, हमेशा याद रखना नाउन वही कहलाते हैं। नेम ऑफ ए क्रिएचर्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य है या कोई जीव जंतु है, वे सभी नाउन कहलाते हैं। प्लेस, जितने भी स्थान, जितने भी आपके पास स्थान होते हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वो सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जितने भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो चेयर है, चाहे मार्कर है, चाहे बोर्ड है, चाहे मोबाइल है, चाहे लाइट है, या चाहे तुम्हारा टेबल है, या कुछ भी है, जितने भी वस्तुएं होते हैं वे सभी नाउन कहलाते हैं। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनमें हम अपने क्या बताते हैं, जिनको हम आपने देखा होगा छू नहीं सकते हैं और उनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि लव, लव क्या है, एक महसूस करने वाला फीलिंग है,
ठीक है ना। किसी का दुख जो सैडनेस होता है, ठीक है ना, वो भी एक महसूस करने वाली एक नाउन होता है, न कि उसको हम टच कर सकते हैं। तो इस दुनिया में आपको पता होगा जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं अपनी चारों तरफ, जितनी भी चीजें हैं वे सभी नाउन कहलाती हैं। चाहे वो डायरेक्ट हम उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वे सभी नाउन कहलाती हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको और भी डिटेल से। मैं एक सेंटेंस लूंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं सेंटेंस ले रहा हूं, ललित इज अ गुड बॉय। ललित एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना। तो आपके सामने देखिए, ये सब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस सेंटेंस में क्या महत्व होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ललित है। ललित एक लड़के का नाम है। ठीक है ना। और यहाँ पे हमेशा याद रखना ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। हमेशा याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना। हमेशा यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे इज है, ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। यहाँ पे ललित मैंने का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इज है वो हमेशा याद रखना प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ना कि पास्ट और ना कि फ्यूचर की। ये एक प्रेजेंट टेंस की, जो प्रेजेंट हमारा जो समय चल रहा है उसकी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए एक आर्टिकल है। ठीक है ना। आर्टिकल हमेशा याद रखना ए एन द एक आर्टिकल होता है। और आपको पता होगा कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। दो प्रकार के आपने देखे हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर्टिकल ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप गुड। तो ये गुड को एक क्या है? गुड एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखना ये गुड एक एडजेक्टिव है। और ये बॉय भी एक नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये बॉय एक हमेशा याद रखना किसी जाति विशेष की संज्ञा जो होती है वो हमेशा याद रखना कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे इस सेंटेंस से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, लेकिन आपको समझाने का यहाँ पे मेरा फोकस था यहाँ पे कि ये आपकी समझ में आ जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा जो मैंने ये यहाँ पे साइड में लिखा है, ये जितना भी मैंने लिखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस के अंदर यही आ रहे हैं। तो हमेशा मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि बिना इनके कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल है, या कोई भी बुक लिखना मुश्किल है, कोई भी स्टेंजा या कोई भी पैराग्राफ लिखना बहुत मुश्किल है बिना इनके। तो इन्हीं को हम हमेशा याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे ललित एक नाउन था और सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इज एक हेल्पिंग वर्ब थी जो यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ए एक आर्टिकल था, गुड एक एडजेक्टिव था, बॉय एक नाउन था, कॉमन नाउन। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे सेंटेंस में जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच समाहित रहता है। तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमेशा याद रखना शब्द के भेद या शब्द विभेद इसको हिंदी में कहा जाता है। और प्रत्येक ये अगर मैं इसको नहीं जानता, अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं होते तो हमेशा आप ये कैसे जानते कि ये ए क्या है? आप तो इसका मतलब कुछ और ही बोलते कि ए तो वह ए है। ठीक है ना। गुड तो अच्छा होता है इसलिए लिखा होगा, बॉय लड़का होता है इसलिए लिखा होगा, ललित भी एक लड़का है इसलिए लिखा होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जितने भी यहाँ पे मैंने ये टॉपिक लिखा है, आपके यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है मैंने, तो ये हमेशा याद रखना इसी से, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका नाम जो अलग अलग जो भी नाम आपको, जैसे आपके घर वाले आपका नाम रखते हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस में भी प्रत्येक वर्ड्स का अपना अपना नाम है और अपने अपना अर्थ और सेंस वो बताता है।
तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस सेंटेंस से आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। यदि आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि इसमें ललित क्या है, तो आप तभी बता पाएंगे दोस्तों जब आपको पता होगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है। जब आपको इसका ज्ञान होगा तो बड़े डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहीं से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश की ग्रामर यहीं से। आज से मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यहीं से सब आपके सेंटेंस से लेके बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इसको बड़े ध्यान से आप समझना। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रोनाउन होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। तो हमेशा याद रखना, इसकी परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। ये हमेशा सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन के स्थान को हमेशा सब्स्टिट्यूट करता है और खुद को उस स्थान पे बिठा देता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कि अनिकेत इज माई ब्रदर, कि अनिकेत मेरा भाई है, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा कि इसी को अनिकेत गोज टू मार्केट, और इसी को आगे बढ़ाऊंगा। ये इससे आगे यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए ये पूरा एक सेंटेंस है, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे देखिए, Aniket is my brother. Aniket goes to market with Aniket's father. ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटेंस कि अनिकेत मेरा भाई है, बाजार जाता है विद अनिकेत्स फादर, अपने जो उसके पिता हैं, पिता के साथ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी ये अनिकेत, देखिए एक बार यहाँ पे अनिकेत आया है, फिर दूसरी बार अनिकेत आया है, फिर तीसरी बार यहाँ पे अनिकेत आया है। तो हमेशा याद रखना, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जो हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं नाउन को, तो वो हमेशा प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे अनिकेत 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 की जगह में ही यहाँ पे नाम दिया है, जो ही एक प्रोनाउन होता है। और ये हमेशा याद रखना, मेल के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि अनिकेत इज माई ब्रदर, ही गोज टू मार्केट विद हिज फादर, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि मैंने ये अनिकेत, यहाँ अनिकेत के पिता, तो अनिकेत के पिता के लिए मैं यहाँ पे हमेशा याद रखना हिज का प्रयोग करूंगा। और वो अपने पिता के साथ क्या जाता है, बाजार जाता है, ठीक है ना। तो ये ही और हिज जो दोनों हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यही हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इसको और भी डिटेल से हम समझते हैं कि एक सेंटेंस में और दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं या रिप्लेसमेंट कर देते हैं सेंटेंस, यहाँ पे नाउन होता है, नाउन की जगह पे खुद आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम हमेशा प्रोनाउन कहते हैं। और ये बहुत सारे होते हैं, इसको जब मैं प्रोनाउन के लेक्चर में इसको पढ़ा रहा हूँगा, उस समय आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन आखिर होते कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो वर्ब हमेशा याद रखना, इट डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। जो क्या करता है, हमेशा सब्जेक्ट की एक्शन और उसके द्वारा किए गए कार्य की अवस्था की जानकारी हमें देता है। तो हमेशा याद रखना, उसी को हम वर्ब कहते हैं और इसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको किस प्रकार से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि रोहित इज प्लेइंग। इसको डिटेल से तो अगला वीडियो जब वर्ब के बारे में आएगा तो वहां मैं बता दूंगा, लेकिन इसका जो बेसिक है, इसको आपकी समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि रोहित इज प्लेइंग, ठीक है ना। तो रोहित जो सब्जेक्ट का काम है, जो नाउन है, तो
ये सब्जेक्ट हमेशा क्या कर रहा है कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके एक्शन को और इसके स्टेट को, इसकी अवस्था को हमें बता रहा है कि रोहित क्या कर रहा है, रोहित खेल रहा है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो भी नाउन की या जो भी सब्जेक्ट की एक्शन और स्टेट को हमेशा याद रखना डिस्क्राइब करता है तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी वर्ब होते हैं अक्सर उनके अंत में ना आता है। जैसा आपने देखा होगा ईट मतलब खाना, प्ले मीन्स होता है खेलना, रीड पढ़ना। तो हमेशा याद रखना ये ना आते हैं और इससे आपको पता होगा कि वर्ब तो बहुत ज्यादा होते हैं, सभी हमेशा पता होगा आपके जितने भी सेंटेंस बनते हैं वर्ब तो होता ही होता है, वर्ब बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने एक बेसिक जो होता है कि इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जिसके अंत में ना आए तो वो वर्ब का काम करता है। हमेशा ये भी ध्यान रखना कि सब्जेक्ट का डायरेक्ट उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट हमेशा डिस्क्राइब करता है किसको, जो हमारा वर्ब होता है। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। तो ये याद रखना कि इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब ए नाउन एंड प्रोनाउन। हमेशा याद रखना कि जो वर्णन करता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, तो उसी को हमेशा विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। समझ सकते हैं कि जो नाउन और जो हमारा प्रोनाउन होता है उसकी हमेशा विशेषता, उसके गुण क्या हैं, उसके अच्छे गुण हैं या बुरे हैं या कोई गुण ही नहीं है, तो इसके बारे में हमेशा याद रखना कि ये हमें बताता है, उसके क्वालिटी को बताता है और उसके क्वांटिटी को बताता है। तो ये यही हमारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमेशा वर्णन करता है नाउन और प्रोनाउन का। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये है नितिन इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नितिन एक क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो अवस्था होती है उसको हमेशा बताता है, और जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा याद रखना किसी भी कार्य को जो कर रहा होता है सब्जेक्ट उसको बताता है। और ये ए यहाँ पे आर्टिकल है, और यहाँ पे जो ये गुड हमने यहाँ पे लिखा है इस कॉमन नाउन के पहले, तो हमेशा याद रखना ये गुड ही हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ नाउन एंड प्रोनाउन, कि जो वर्णन करता है, नाउन और प्रोनाउन का जो वर्णन करता है उसकी विशेषता को बताता है, तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये नितिन की विशेषता है एक अच्छे लड़के की, तो ये यहाँ पे गुड नहीं होता, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता नितिन इज ए बॉय, कि नितिन एक लड़का है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे इस पे जोर दे रहा है कि ये बहुत अच्छा या अच्छा लड़का है, तो इसलिए जो यहाँ पे विशेषता को प्रदर्शित करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों एडवर्ब, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया है उसकी विशेषता को बताना ही एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पे लिखा है इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स ए वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। जो हमेशा याद रखना ये एडवर्ब या क्रिया विशेषण वे होते हैं जो वर्णन करता है किसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का या कोई और क्रिया विशेषण होता है, तो उसकी जो हमें विशेषताओं को बताता है उसी को एडवर्ब कहा जाता है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये है ही गोज, वह जाता है, ठीक है ना, ये सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ही, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहा है नाउन को। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे से आप गोज देख रहे होंगे, ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसी सेंटेंस को अगर इस प्रकार से लिखा जाए कि ही गोज, अभी तक था कि वो जाता है, ही गोज फास्ट, वो तेजी से जाता है, ठीक है ना, वो तेजी से जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे वर्ब के साथ हमेशा क्या कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना ये फास्ट क्या होगा, एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार से लिखूं कि यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा कि ही गोज वेरी फास्ट, तो हमेशा याद रखना कि ये फास्ट को भी क्या कर रहा है, बहुत तेजी से, ये बोल रहा है वो बहुत तेजी से जाता है। तो हमेशा याद रखना ये भी एक क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझना है कि यहाँ पे ये था ही गोज, कि वह जाता है, ये गोज फास्ट, वो तेजी से जाता है, वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा था फास्ट, और यही फास्ट क्या है, आपका एडवर्ब है। और ही गोज वेरी फास्ट, और फास्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा है, इसका जो मॉडिफाइज कर रहा है इसको, तो ये वेरी है। तो हमेशा याद रखना ये क्या है, एडवर्ब है। इसको डिटेल से जब इसका लेक्चर बनाऊंगा अलग से, तो वहां आपकी समझ में और भी अच्छे तरीके से आएगा। ये आपका बेसिक है, तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल बहुत छोटे हल्के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इट एक्सप्रेसेस रिलेशंस ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो हमेशा याद रखना, वो संबंध को बताता है और नाउन के साथ, और जो आपका प्रोनाउन है और जो उस सेंटेंस में अदर पार्ट्स है, तो उसके साथ भी अपना जो संबंध बताता है, तो इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसको एक सेंटेंस से हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये अपना संबंध बताता है, किससे, जो अदर पार्ट होता है सेंटेंस का, या जो हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसे किस प्रकार से रिलेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे एक है सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है ना, ऑन द टेबल। यदि यहाँ पे ऑन ना होता तो देखिए सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता, द बुक इज द टेबल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये ऑन जो लगा है, ये ऑन ही आपका क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस को ये बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि ये हमारी किताब है जो वो कहाँ पर रखी है, किस पे रखी है, वो टेबल पर रखी है, जो मेज होता है उस पर रखी है। ये आपकी समझ में यहाँ पे आ चुका होगा कि प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, उसको भी हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन के पार्ट कितने होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखूं कि आई एम, एक और सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मार्केट का जो मैं कहा जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, कौन, ये टू। तो ये टू ही हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना, यही हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये मार्केट आपको पता ही है कि कॉमन नाउन है, और आई जो मैं हूं वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हूं, और जो यहाँ पे ये गोइंग है वो वर्ब का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो संबंध को बताता है नाउन, प्रोनाउन और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ जो भी हमारा रिलेशन होता है उसको बताता है, तो उसी को हम प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, कंजंक्शन। कंजंक्शन का जो हिंदी होती है समुच्चय बोधक, या हमेशा याद रखना संयोजक।
ठीक है ना। ये संयोजक या कंजंक्शन होता है। ये हमेशा आपने वो स्टेशन पे देखा होगा, ट्रेन स्टेशन पे वहां पे जंक्शन लिखा होता है कि जंक्शन को वहां पे क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ने का काम करता है। तो हमेशा याद रखना, जो सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़कर एक बना देता है, बहुत सारे सेंटेंस को जोड़कर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी उसका अर्थ एक जैसा हो, और लेकिन सेंटेंस को जोड़ करके एक बना देता है, तो उसी को कंजंक्शन कहते हैं। मैंने कहा ये ट्रेन स्टेशन पे आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जंक्शन कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे कि कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक या संयोजक। और ये इस प्रकार से मैं एक सेंटेंस यहाँ पे दूंगा कि आपके सामने है, सोनी इज लड़की का नाम है, ठीक है ना, स्टडिंग, ठीक है ना। और दूसरा सेंटेंस देता हूं कि रानी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही हैं। सोनी क्या कर रही है, पढ़ रही है, रानी भी पढ़ रही। इन दोनों को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि सोनी एंड रानी आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गई, सिंगुलर नहीं रही, अब यहाँ पे प्लूरल हो गई। नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गई, आर स्टडिंग, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, कंजंक्शन है, जो सेंटेंस को जिसका अर्थ बदले बिना ही उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। तो उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन और समुच्चय बोधक या संयोजक। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, जो यहाँ पे आज का अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज, ठीक है ना। जो हमें क्या करता है, अचानक हमारे मन में जो भाव लाता है और जिससे हमें खुशी मिलती है, तो उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आपको पता है कि आपने कुछ बिल्कुल पहली बार कुछ चीज देख रहे हैं या कहीं पे आप जा रहे हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, वो शब्द है, इसके आगे जो ये चिन्ह लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये हमेशा याद रखना, ये चिन्ह किस चीज का है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, मेरे वीडियो लेक्चर में ये पढ़ाया है मैंने ये चिन्हों के बारे में। जैसे आपने कहा होगा, कहीं पे आपको कोई दुख होता है तो आप बोल देते हैं कि हाउ सैड, मुंह से आ जाता है, ठीक है ना। कहीं पे आपने बहुत अच्छा उत्कृष्ट चीज देखी है तो वहां पे आप कहते हैं कि अमेजिंग, ठीक है ना। आपने कहीं पे देखा कि कहीं पे आप बोल देते हैं कि अनबिलीवेबल, ठीक है ना। कहीं पे आप बोल देते हैं कि गुड लक। तो इतने ये सभी वर्ड्स या जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सभी इंटरजेक्शन होते हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं, सडन हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और सेंटेंस में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में मैंने ये सभी चीजें आपको बताई। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आया होगा कि किसे नाउन, किसे प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होता क्या है, उसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखाई। और इसके बाद एक एक करके नाउन को डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने कि किसे नाउन कहते हैं, कितने इसके भाग होते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ।